Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Rekha Mittal and today we will study Unit 4 of Human Values. तो यूनिट 4 जो है उसमें यूनिट 3 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि जिस किसी ने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो आप सबसे पहले वीडियो देख लेना, क्योंकि वो जो यूनिट 1, 2, 3 ये तीनों इंटरकनेक्टेड है और तब फिर आपको ये यूनिट 4 समझ में आएगी। इसलिए जिसने भी पहले मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास आगे नोटिफिकेशन आते रहे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में हम क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस। अभी तक हमने क्या देखा था, पहले वैल्यूज के बारे में हमने जाना था। फिर यूनिट 2 में हमने क्या देखा था, माई सेल्फ, हार्मनी इन माई सेल्फ। देन यूनिट 3 में हार्मनी इन फैमिली एंड सोसाइटी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे हार्मनी, नेचर में कैसे हार्मनी आ सकती है। और नेचर में हार्मनी आने का मतलब ये है कि वो जितने भी, चाहे वो एनिमल ऑर्डर हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हो, इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो वो कनेक्शन भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक मैं इसमें पढ़ाऊंगी वो मैंने यहाँ पे लिख करके, आप भी अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हार्मनी इन नेचर का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या हार्मनी इन नेचर से मतलब क्या है और कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, इन सबसे कनेक्ट करेंगे। फिर सेकंड है 4 ऑर्डर्स, जो 4 ऑर्डर्स है, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, इन चारों के बारे में हम देखेंगे और ये चारों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ये भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर थर्ड पॉइंट है इंटरकनेक्शन एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट। आपस में जो इंटरकनेक्शन है वो हम देखेंगे इसमें कि ये जो चारों ऑर्डर्स है ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेट है। देन फोर्थ पॉइंट है कोएग्जिस्टेंस एंड सबमर्जन। अब इसमें कि कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि पूरे यूनिवर्स में, यानी कि नेचर में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है वो सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसी को हम कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो एग्जांपल के साथ हम पढ़ने वाले हैं इसमें। देन रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, जो भी चीजें हमारे पास है, जो नेचर में है, उसको हम एक प्रॉपर तरीके से यूज करें, उसमें उसमें डिसबैलेंस ना करें। जैसे डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं या हम क्या करते हैं कि पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं तो एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। तो वो सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। देन इनेटनेस एंड इनहेरेंटेंस, ये एक अलग मतलब उसी से कनेक्टेड है। यदि एनिमल ऑर्डर की बात करें, ह्यूमन ऑर्डर की बात करें, तो उसमें क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टेंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि जो भी हमने चारों ऑर्डर्स नेचर में पढ़े उसमें क्या रिलेशन है और उसको कैसे हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर क्या है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्मनी इन नेचर। अब हार्मनी इन नेचर से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचर क्या होता है। नेचर एक वो यूनिट है, एक वो स्पेस है जहां पर सभी चीजें रहती हैं। जैसे कि यदि हम प्लांट की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, या एनिमल्स की बात करें, या मटीरियलिस्टिक थिंग्स की बात करें, तो ये चारों ही चीजें जहां एग्जिस्ट करती है उसको ही हम कहते हैं नेचर। क्लियर हो गया। अब हार्मनी इन नेचर का मतलब क्या हुआ, हार्मनी इन नेचर का मतलब है कि जिस जहां पे ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है उनमें एक बैलेंस होना चाहिए, उनमें एक कनेक्शन भी होना चाहिए और एक बैलेंस भी होना चाहिए। यदि ये चारों चीजें जो मैंने आपको, चारों ऑर्डर्स बताए, चारों चीजें जो मैंने आपको बताई, इनमें यदि एक दूसरे में रिलेशन है या इंटरकनेक्शन है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो इसका मतलब है यदि कोई भी एक चीज डिसबैलेंस हो जाती है तो बाकी पूरा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक डिसहार्मनी में हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। हार्मनी इन नेचर मीन्स दैट एवरीथिंग, एवरीथिंग में क्या, प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर एंड ह्यूमन एग्जिस्ट इन बैलेंस, वो सब बैलेंस रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं हार्मनी इन नेचर।
ठीक है। ये सारी चीजें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एयर यानी कि एनवायरनमेंट, वाटर एंड ह्यूमन एग्जिस्ट इन बैलेंस, देन दैट इज नोन एज हार्मनी इन नेचर। इफ वन पार्ट ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब, यदि इसमें से कोई भी चीज डिस्टर्ब हो जाती है, यदि हमें एयर नहीं मिलती तो हम जी नहीं सकते, एनिमल भी नहीं जी सकते, इवन प्लांट्स भी नहीं रह पाएंगे, वाटर नहीं मिले तो भी हम नहीं रह सकते। तो यानी कि कोई भी एक चीज यदि नहीं होगी इसमें से, तो क्या होगा कि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, नेचर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उसमें क्या होगा, डिसहार्मनी हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। यदि कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। वो क्यों डिस्टर्ब हो जाएंगी? क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये जो चीज है, ये जो हार्मनी इन नेचर, ये क्या हमें सिखाती है? लिव इन पीस विद नेचर। यदि हार्मनी में आप रहना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि नेचर जो है वो हार्मनी में रहे, बैलेंस्ड रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें शांति से रहना पड़ेगा। लिव इन पीस विद नेचर। नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसे नहीं है कि हम जगह जगह से वो प्लांट्स काट रहे हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का तो लेवल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में नुकसान भी होता है। तो हमें जो है नेचर के साथ शांति से रहना चाहिए, यानी कि हमें नेचर में यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, और उसके अलावा क्या करना चाहिए, यदि हमें जीने के लिए फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए। उसके अलावा हेल्दी चीज़ों के बारे में हमें, चाहे वो एनिमल्स हो, एनिमल्स के लिए भी उनको भी खाना चाहिए, उनके लिए भी शेल्टर चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब हम मिलके रहें और एक शांति पूर्वक यदि हम रहेंगे, पीस के साथ रहेंगे, तभी ये पॉसिबल है कि नेचर में हार्मनी रहेगी। ठीक है। उसके अलावा यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली। और यदि हम नेचर में जो भी चीजें अवेलेबल है तो उसको बहुत तरीके से हम यूज करें, बहुत सोच समझ के यूज करें, एक लिमिटेशन के साथ यूज करें। ऐसा नहीं है कि उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्ट जैसे हम, क्या होता है कि जो आप कॉपीज यूज करते हैं, पेपर किससे बना हुआ होता है? प्लांट से बना हुआ होता है। तो यदि हम उसको वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? हम अल्टीमेटली नेचर को ही तो नुकसान कर रहे हैं। तो हमें हर चीज बहुत तरीके से यूज करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के, एक समझदारी के साथ यूज करना चाहिए। देन प्रोटेक्ट द, अब आप इसमें बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। ये यदि मैं एक लाइन आपको बता रही हूँ ना, तो उस पर और 10 लाइन आप बना सकते हो। आपको कीवर्ड पता होना चाहिए कि कोई भी यदि पॉइंट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसका कीवर्ड क्या है और उसमें हम कैसा एग्जाम्पल दें। तो ऑटोमेटिक आपका आंसर बहुत डिटेल में भी हो जाएगा। यदि शॉर्ट में पूछा है तो डेफिनेशन पूछेंगे, लेकिन यदि डिटेल में पूछा है तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें उसमें क्या लिखना है। तो कीवर्ड यदि आपको पता होगा ना, तो ये कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको सारी चीजें समझा रही हूँ और आपको ये लग भी रहा है कि ये सब चीजें सराउंडिंग में हमारे होती है। तो आपको कीवर्ड और एग्जाम्पल ये अच्छे से पता होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो यदि हम सब चीजें अभी यूज कर लेंगे, खराब कर देंगे नेचर को, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो यदि उनको वापस से उस चीज को डेवलप करना होगा तो बहुत समय लगेगा। तो हमें कोई भी चीज यदि हम यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं या आर्टिफिशियल चीजें भी बना रहे हैं, नेचुरल से हम यदि सिंथेटिक चीजें भी बना रहे हैं, तो भी हम एक लिमिटेशन में बनाएं, वेस्ट ना करें और एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें, पॉल्यूटेड ना करें, तो जिससे कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको अच्छे से यूज में ले सके और उसको और डेवलप कर सके। तो अब इसी पॉइंट को आप और डिटेल में बता सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ये सारी चीजें देखें तो हमें नेचर से क्या चाहिए। हम नेचर से कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है, हमें क्या चाहिए होता है नेचर से? वी नीड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, क्लोथ और क्लाइमेट कंट्रोल। ये सारी चीजें हमें कब मिल सकती है? खाना चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए, एयर भी पॉल्यूट नहीं होनी चाहिए। तो हमें यदि ये सारी चीजें चाहिए तो इसका मतलब है कि नेचर में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी होनी चाहिए यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल होना चाहिए।
हम एनवायरनमेंट को तो खराब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमें सब चीज़ें कैसी मिले, नेचुरल मिले। तो नेचुरल तो नहीं मिल सकती। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए हमें अपने आप पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम यदि यूज़ कर रहे हैं तो बहुत उसको समझदारी के साथ यूज़ में लें, जिससे कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सके। ठीक है, तो ये है हार्मनी इन नेचर। अब ये जो भी मैंने आपको बताया है, ये आप अपनी कॉपी में भी लिख लो, और एग्जाम्पल आप इतने सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें कोई फिक्स एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो। अब आगे मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर्स ऑफ 4 ऑर्डर्स इन नेचर। कौन कौन से ऑर्डर है उसके बारे में आपको बताऊंगी, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ बात करेंगे 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। नेचर में वो 4 कौन से ऑर्डर हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब फर्स्ट ऑर्डर है मटीरियल ऑर्डर, सेकेंड है प्लांट ऑर्डर। फर्स्ट क्या बताया मैंने, मटीरियल ऑर्डर, सेकेंड इज प्लांट ऑर्डर, थर्ड है एनिमल ऑर्डर, एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन ऑर्डर। नोट कर लिया सबने अपनी कॉपी में। फर्स्ट इज मटीरियल ऑर्डर, सेकेंड इज प्लांट ऑर्डर, थर्ड इज एनिमल ऑर्डर, एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन ऑर्डर। तो ये 4 ऑर्डर है नेचर में। ये 4 ऑर्डर्स होते हैं और ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें से एक भी चीज यदि डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा नेचर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो उससे पहले मैंने आपको बताया हार्मनी इन नेचर, तो हार्मनी नहीं रहेगी। यदि एक भी ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है तो हार्मनी इन नेचर नहीं रहेगी। ठीक है, कैसे? सबसे पहले समझेंगे कि मटेरियल ऑर्डर होता क्या है। मटेरियल ऑर्डर में आती है जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर, मेटल्स, मिनरल्स। नेचर में जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि सॉइल है और वो नेचुरल है, एयर, वाटर, मेटल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, तो वो नेचर से हमें मिला है। हमने कुछ भी क्रिएट नहीं करा। तो मैंने क्या लिखा है, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये ना तो हमने क्रिएट करे, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेचर से हमें मिला और नेचर ही उसको दूसरी फॉर्म में, मतलब वो उनकी फॉर्म चेंज होती रहती है। इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होते और ना ही वो क्रिएट होते हैं। ये हमें नेचर से ही मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर। और मटेरियल ऑर्डर में ये आप कुछ एग्जांपल दे देंगे और उसको थोड़ा सा डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है प्लांट ऑर्डर। नाम से ही लग रहा है प्लांट ऑर्डर, यानी कि प्लांट्स इसमें आएंगे। इसको कभी कभी ये भी बोलते हैं प्रणिक ऑर्डर। ठीक है, प्रणिक ऑर्डर। कुछ बुक्स में प्रणिक ऑर्डर दे रखा है, तो प्रणिक ऑर्डर का मतलब भी प्लांट ऑर्डर है, ये ध्यान रखना। तो इसका दूसरा नाम भी आप लिख लीजिए, प्रणिक ऑर्डर। प्रणिक ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज प्लांट ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर में अब क्या आएगा, छोटे से छोटा जो प्लांट है, एल्गी, वो भी आ जाएगी उसमें। तो टाइनी एल्गी टू बिगर ट्रीज, वो सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, प्लांट ऑर्डर में। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, इनका क्या फीचर होता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट में जो भी नेचर में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उन न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करेंगे। क्योंकि यदि उनको ग्रो करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो उस केस में उनको खाना चाहिए, और उनका खाना, उनका जो न्यूट्रिशन होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो सारी चीजें वो नेचर से लेगा, तब जाके प्लांट जो है ग्रो करेगा। अब सोचो यदि ये चीज ना हो तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो अब जो मैं तीसरी आपको कैटेगरी बता रही हूँ, तीसरा ऑर्डर बता रही हूँ, एनिमल ऑर्डर। तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा, एनिमल्स तो प्लांट्स खाते हैं, ट्रीज खाते हैं। तो यदि प्लांट ऑर्डर नहीं रहेगा, यदि ये चीज खत्म हुई तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, और एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एनिमल अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। और जो ह्यूमन ऑर्डर की बात करें तो ह्यूमन ऑर्डर जो होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग आते हैं। अब ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। ऐसे एनिमल ऑर्डर में भी एनिमल्स भी वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो यदि उनको प्लांट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा,
वो जानवरों को खा रहे हैं, लेकिन वो जानवर भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। यानी कि कोई भी एक चीज खत्म हुई, एक चीज डिस्टर्ब हुई, तो ऑटोमेटिक बाकी ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि डिसहार्मनी आ जाएगी नेचर में। ठीक है, तो ऐसे आप माइंड में थोड़ा सा अपना फिलोसफी, अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड रखना पड़ेगा। इसको ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, इसमें यदि आपको आंसर करना है, क्वेश्चन यदि आएगा, तो आपको कीवर्ड पता होना चाहिए और थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या आंसर लिख सकते हैं और इसके क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जैसे मैं ऐसे कनेक्ट करके बता रही हूँ, वैसे ही आपको यूं कनेक्शन बिठा के और फिर आंसर लिखना पड़ेगा। तो एनिमल ऑर्डर आपको समझ में आ गया, इसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे और थोड़े से उनमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, ये उनका फीचर होता है। और एबिलिटी टू ग्रो, वो भी ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। उनको भी क्या चाहिए कि यदि खाना मिल जाएगा तो वो ग्रो कर सकते हैं, यदि खाना ही नहीं मिल रहा तो कैसे ग्रो करेंगे। तो ये डिपेंड करते हैं प्लांट ऑर्डर पे। अब बात आती है ह्यूमन ऑर्डर। तो ह्यूमन ऑर्डर में ये यहाँ इसमें सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। ह्यूमन बींग में थोड़ी सी, अब यदि एनिमल से कंपेयर करें तो एकदम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उनका जो माइंड है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है एज कम्पेयर टू एनिमल। ठीक है, जैसे हम लोग है, ह्यूमन बींग है, तो हम ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे एनिमल्स के कंपैरिजन में। वो सोच कर भी वो बोल तो नहीं पाते, हम बोल भी सकते हैं, हम एक कुछ भी नया क्रिएट भी कर सकते हैं। हमारे माइंड में इतने आइडियाज़ आते हैं, उसको हम अपने कोई भी नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है, उसमें उसके जो बिहेवियर है, उसका जो फीचर्स है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत पावरफुल है एज कंपेयर टू दीज थ्री ऑर्डर्स। इन तीनों से यदि हम कंपेयर करें तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे पावरफुल है। और यदि पॉजिटिव सेंस में देखें तो भी पावरफुल है, और नेगेटिव सेंस में देखें यदि गलत करने को आ जाए तो वो नेचर को डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है पावरफुल इसीलिए कह रही हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में पावरफुल है। यदि उसका माइंड अच्छी तरफ चलेगा तो वो नेचर को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलेगा। और यदि जहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन करने लग गया कि मुझे तो केवल अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए वो कुछ भी कर रहा है, यानी कि पेड़ों को काट रहा है, जानवरों को मार रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अब वो क्या करने लग गया, नेगेटिव डायरेक्शन में उसका माइंड जा रहा है, तो जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड यूनिक एबिलिटी। तो यूनिक एबिलिटी में मैंने आपको ये बता दिया कि उनका जो ह्यूमन बीइंग होता है, उनके माइंड बहुत शार्प होता है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके माइंड में बहुत आइडियाज आते हैं, नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट करते हैं। लेकिन यदि ये टेक्नोलॉजी, यदि ये टेक्निक पॉजिटिव सेंस पे चलेगी तो नेचर हमेशा हार्मनी में रहेगा, और यदि नेगेटिव सेंस में चला तो डिसहार्मनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो भी ये पूछ लिया जाता है। आरटी में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर। तो आपको पता होना चाहिए, मटीरियल ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है और ह्यूमन ऑर्डर है। ये चारों ही ऑर्डर और एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है इसको एक्सप्लेन करना। मैंने जैसे आपको बताया उसको और भी डिटेल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं एक आपको डायग्राम बताने वाली हूँ, उस डायग्राम में आप देखना कि ये चारों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। एग्जाम में ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो वो डायग्राम आप जरूर बताना जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। अब ये जो डायग्राम है ये क्या दिखाता है कि ये जो जितने भी चारों ऑर्डर्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड। और जब ये इंटरकनेक्टेड है तो इनकी आपस की जो फुलफिलमेंट है वो पूरी हो रही है, यानी कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट। क्लियर? इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो कैसे अभी मैं आपको बताऊंगी। इंटरकनेक्टेड है, और जब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट। देखो, जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप चारों ऑर्डर्स लिख देंगे, मटीरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, ये चारों लिख दिया आपने। और इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके बताना है। ये डायग्राम आप जरूर बनाना एग्जाम में, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पता है कि ये चारों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जामिनर भी जब देखेगा कि हाँ ये चीज उनको पता है।
तो ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अब क्यों है जरूरी, इसमें देखो, अब यदि हम बात करें मटेरियल ऑर्डर की, तो मैंने आपको बताया था मटेरियल ऑर्डर में आती है सॉइल, एयर, वाटर, मेटल्स, मिनरल्स, ये सब चीजें आती है। तो ये यदि हम बात करें ह्यूमन ऑर्डर से, और ह्यूमन ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर से कैसे कनेक्टेड है, जो भी चीजें यदि मेटल्स हैं, मेटल्स को हम यदि उसमें ज्वेलरी में भी काम में लेते हैं, और बहुत सारे हम उसमें बनाने के काम में लेते हैं, चाहे वो बर्तन बनाने में काम में लिया जा रहा हो या कोई फर्नेस बनाने में, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, सभी जगह जो भी चीज इंस्ट्रूमेंट है या एपरेटस, कोई भी चीज बन रही है वो किसकी बनी हुई है, मेटल्स की बनी हुई है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि यदि ह्यूमन बीइंग को खाना चाहिए, तो खाने के लिए भी ये जो मटेरियल ऑर्डर है, सॉइल मिलेगी तभी तो क्या होगा, प्लांट उगेंगे, प्लांट उगेंगे तो ह्यूमन बीइंग को खाना मिलेगा। तो यदि अभी केवल इन दोनों की बात करें तो ये देखो कैसे रिलेटेड है, इस तरीके से रिलेटेड हो गया। अब यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को भी खाना चाहिए, तो ये मटेरियल ऑर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड इसलिए हुए क्योंकि सॉइल मिलेगी तभी तो प्लांट्स उगेंगे, प्लांट के बाद फिर हमें ये जो है एनिमल्स उन प्लांट्स को ही खाते हैं। और यदि हम एनिमल की बात करें, एनिमल और प्लांट में क्या रिलेशन है, एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट से वो खाद बनती है, तो प्लांट्स को खाद भी मिलती है। दूसरी चीज ये कि जो प्लांट है, प्लांट फूड, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सभी चीजें उगा सकता है, और उगाने के लिए उसको क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। तो देखो ये भी इससे कनेक्ट हो गया, एनिमल ऑर्डर से कनेक्ट हो ही गया। उसके अलावा प्लांट्स जो है ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ से एनिमल से मिल जाएगा नॉन वेज, प्लस और क्या चीज मिल रही है, मिल्क है, एग है, जो हम रूटीन में खाते हैं, तो वो कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। यानी कि आप यदि बहुत ब्रॉड माइंड से सोचेंगे तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, मटेरियल ऑर्डर बता दिया मैंने। मटेरियल यदि ऑर्डर रहेगा, यानी कि सॉइल मिल जाए, वाटर मिल जाए, एयर मिल जाए, तो प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्लांट ग्रो करेंगे तो क्या होगा, एनिमल सरवाइव कर सकते हैं, और एनिमल यदि अब सरवाइव करेंगे तो इनसे भी तो हमें क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, या हमें नॉन वेजिटेरियंस को तो इससे मीट भी मिल रही है। तो ये तीनों चीजें यदि प्रॉपर तरीके से चलेगी तो ह्यूमन बीइंग का काम क्या है, ह्यूमन बीइंग का काम है इन तीनों ऑर्डर्स को नर्चर करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग वाला जो यदि हम ऑर्डर माने तो कौन सा है, ह्यूमन ऑर्डर है। बाकी ये तो क्या है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये तो जैसा नेचर में हमें मिल रहा है वैसा हमने ले लिया, उससे हम क्या कर सकते हैं वो करने के लिए ह्यूमन बीइंग को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये यदि पॉजिटिव सोचे तो इन तीनों चीजों को, इन तीनों ऑर्डर्स को नर्चर कर सकता है, और नर्चर करेगा तो डेफिनेटली हमारी जो हमारा नेचर है वो बहुत हार्मनी में रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। तो ये एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड है, मटीरियल ऑर्डर भी इससे रिलेटेड है और ह्यूमन ऑर्डर इससे रिलेटेड, यानी कि ये बिल्कुल क्रॉस कनेक्शन है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है, यानी कि ये एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। प्लांट ऑर्डर, प्लांट्स जो है वो कैसे सिंथेसाइज करेंगे फूड, फोटोसिंथेसिस, तो उसके लिए हमें एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो गया। फिर उसने फूड दिया तो ये एनिमल ने खाया, इधर ह्यूमन बीइंग को भी, मतलब ये ह्यूमन बीइंग ने भी लिया, तो यानी कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, आप इसको डिटेल में बहुत तरीके से लिख के आना, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, विद एग्जाम्पल आप लिख कर आना, क्योंकि ये क्वेश्चन डिटेल में आएगा। शॉर्ट में आएगा तो सिंपल ये पूछा जाएगा कि 4 ऑर्डर कौन से होते हैं, तो वो आप लिख दोगे, लेकिन डिटेल में भी आपको लिखना आना चाहिए, और कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हर एक ऑर्डर का आप एक पेज आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि इन दोनों में रिलेशन बताना होगा कि बाकी में कैसे रिलेशन है, इसका इन तीनों से कैसा रिलेशन है, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ हम 2 टर्म्स की बात करते हैं, एक है कोएग्जिस्टेंस और दूसरी है सबमर्जेंस। अब इसका मतलब क्या है, कोएग्जिस्टेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि नेचर में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है
और वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, और उसी को हम बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। जब जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक दूसरे से रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। क्लियर हो गया? जैसे हमने यूनिट 2 में मैंने आपको बताया था आई एंड बॉडी में कैसा रिलेशन था, दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आई बॉडी के बगैर कुछ भी नहीं और बॉडी आई के बगैर कुछ भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये कह रहे हैं कि नेचर में, क्योंकि यहाँ पे हम हार्मनी किस में देख रहे हैं, नेचर में देख रहे हैं, तो नेचर में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो दूसरी चीज मतलब रहेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। तो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है और इन सब का बैलेंस रहना भी जरूरी है। तो कोएग्जिस्टेंस की डेफिनेशन यदि हम लिखेंगे तो कोएग्जिस्टेंस मींस एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज इंटरकनेक्टेड। एवरीथिंग इज एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, नेचर में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगी और एक दूसरे को सपोर्ट करेगी या एक दूसरे पे डिपेंड रहेगी। तो यदि कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस। और जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो हम वही 4 ऑर्डर की बात करेंगे। एवरी ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर मैंने आपको बताए थे, मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। ये चारों ऑर्डर जो है आर पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम। लार्जर सिस्टम यहाँ पे क्या है, नेचर। तो इस हर एक ऑर्डर जो है इट इज अ स्मॉल यूनिट और अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम, उस नेचर का पार्ट है। ये जो चारों ऑर्डर्स हैं, कोई भी एक ऑर्डर ले लो इसमें से, वो जो ऑर्डर है वो उस लार्जर सिस्टम का, उस नेचर का एक पार्ट है, और यदि वो पार्ट नहीं रहेगा तो नेचर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है? एंड सपोर्ट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हमें फोकस इस चीज पे रहना है क्योंकि नेचर की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये चारों ऑर्डर से आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है? फिर बात आती है सबमर्जेंस। इसका मतलब भी उस कोएग्जिस्टेंस के ही अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट सेम ही है। इट मींस दैट एवरी यूनिट इन नेचर इज इंटरकनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर। यानी कि कोएग्जिस्टेंस और सबमर्जेंस, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो छोटी से छोटी यूनिट हो, यदि नेचर में एग्जिस्ट करती है तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी ना किसी चीज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अकेले वो मतलब किसी पे वो ये चाहे कि अकेले मैं ग्रो कर सकती हूँ तो वो ग्रो नहीं कर सकती, उसको किसी ना किसी दूसरी यूनिट की हेल्प चाहिए होगी। तो उस हेल्प के लिए ये ऑर्डर्स है, अलग अलग ऑर्डर है, तो जो भी चाहिए वो हमें नेचर से मिल जाएगा। तो कोई भी छोटी से छोटी यूनिट हो उसको दूसरे की हेल्प चाहिए ही होगी, वो किसी ना किसी पे डिपेंड करेगी करेगी, बिना उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं। चाहे वो प्लांट हो, प्लांट को क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, और सॉइल है जो हमें नेचर से मिल रही है, लेकिन सॉइल को भी मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि ह्यूमन बीइंग चाहिए, उसको बैलेंस रखे, उसको नर्चर करे। और एनिमल ऑर्डर को भी प्लांट चाहिए। मतलब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ब्रॉड माइंड से आप सोचोगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर करने वाले हो, और इसको भी आप नोट कर लो। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी रिसाइक्लेबिलिटी। ठीक है? तो ये नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइक्लेबिलिटी। रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब ये है कि चाहे हम कोई सा भी ऑर्डर ले ले तो उसमें रिसाइक्लाइजेशन होता है, रिसाइक्लेबिलिटी प्रोसेस होता है। जैसे हम नेचर में देखें, नेचर जो है, नेचर रेगुलेट्स एंड रिसाइकल रिसोर्सेज। अब ये कैसे नेचर की बात आती है तो वो चारों ऑर्डर्स आते हैं, चारों ऑर्डर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दूसरी चीज ये कि उसमें किस तरीके से चीजें रिसाइकिल हो रही है, उसके मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं। नेचर जो है वो बैलेंस भी रखता है, चीजों को रिसाइकिल करता रहता है और बैलेंस रखता है सिस्टम को। ये है रिसाइक्लेबिलिटी। ठीक है? अब वो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं। एक वाटर साइकिल का एग्जांपल दिया है। वाटर साइकिल क्या है, जिसमें कि जो जहां से वाटर लिया वहीं पे वापस से हमें कैसे मिलता है, वाटर इवेपोरेट्स, और क्या बनाता है, जब वाटर इवेपोरेट होता है रिवर ओशन से तो वो क्या बनते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं।
क्लाउड बने तो रेन हुई, रेन से बारिश, जब बारिश हुई तो उससे क्या हुआ, वापस से वो बारिश जो है, वो पानी जो है वो वापस कहाँ चला जाता है, रिवर और ओशंस में चला जाता है। फिर वापस से इवेपोरेशन होता है, क्लाउड बनते हैं, रेन होती है, देन अगेन। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। यानी कि जो नेचर है उसने एक बैलेंस कर रखा है कि किस तरीके से वाटर हमें वापस से मिलेगा, एनवायरनमेंट ने लिया और वापस से मिल जाता है, ठीक है, रिवर और ओशन में वापस से चला जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वाटर का लेवल कम हो गया, और वाटर का लेवल कम होता है तो कई बार आपने देखा है बारिश कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि बारिश कभी होए ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं रिसाइक्लेबिलिटी, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन साइकिल में भी आपने देखा होगा, प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एनिमल्स क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। यानी कि एक ही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई, फिर और एब्जॉर्ब कहाँ से हुई, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं। तो ये एक सिस्टम है। और ऑक्सीजन कहाँ से बनती है, प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट उगाने चाहिए। क्यों करने चाहिए प्लांटेशन, इसलिए हमें करने चाहिए, इससे ऑक्सीजन लेवल जो है नेचर में बैलेंस रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन बींग्स को, स्पेशली ह्यूमन बींग्स को ये तीनों ऑर्डर पे फोकस करना पड़ेगा, इनको नर्चर करना पड़ेगा, जिससे कि नेचर जो है बैलेंस रहे, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हम ये कहें कि सोलर प्लांट्स लगाने चाहिए, और जो होते हैं, और दूसरी चीज जैसे जो ह्यूमन बीइंग है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन वेस्ट मटेरियल को भी रिसाइकिल करके हम कहीं और किसी चीज में काम में ले सकते हैं। वो एनिमल्स तो नहीं कर सकते, ना ही और दूसरे प्लांट कर सकते हैं, तो वो कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है वो क्रिएटिव माइंड है। तो यदि हम इस तरीके से ह्यूमन बीइंग, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, ऐसे यदि हम कनेक्शन करेंगे तो ये रिसाइक्लेबिलिटी का जो एग्जाम्पल है हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल दिए तो आपको 2 ही देने हैं, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, कि कैसे बैलेंस करने के लिए प्लांटेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन होना चाहिए। लोगों को अवेयर भी कौन कराएगा, ह्यूमन बीइंग ही कराएंगे, एनिमल्स तो करवा नहीं सकते। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो उनका माइंड, ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग, हमारा माइंड जो है सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। तो जो लास्ट जो ऑर्डर है, ये जो ह्यूमन ऑर्डर है, वही इन बाकी ऑर्डर्स को भी नर्चर करेगा, ठीक है। एक दूसरे से रिलेटेड तो है, लेकिन यदि नर्चर करने का टाइम आएगा तो सबसे पहले ह्यूमन ऑर्डर जो है, ह्यूमन बीइंग, उसको ही स्टैंड लेना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगी। अब हम देखेंगे कि इनेटनेस क्या होता है, यानी कि स्वाभाविकता, इनेटनेस एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस आपने सुना होगा कि जनरेशन टू जनरेशन वही चीज़ चलती जाती है, या तो बिहेवियर में सिमिलैरिटी आती है, या कोई भी चीज़ होती है, यदि एक पर्सन में है तो उसकी जनरेशन में डेफिनेटली वो बिहेवियर आएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ देंगी, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनेटनेस क्या होता है, स्वाभाविकता क्या होती है। इट रेफर्स टू द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक of a being or entity that remains unchanged, जो कोई उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो यानी कि वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। स्वाभाविकता क्यों कह रहे हैं, स्वाभाविकता मतलब कि जो उसका स्वभाव है, जैसा वो नेचर से मिला है और उसका वैसा ही स्वभाव है, जैसा हमने नेचर से उसको लिया और उसका जो भी स्वभाव था उसका वही स्वभाव रहेगा, उसको बोलते हैं इनेटनेस। और इट डिफाइंस द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग। अब इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें चारों ऑर्डर्स हम बता सकते हैं, कौन कौन से, मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन। चारों तरीके से हमें बताना पड़ेगा कि उसमें उसकी स्वाभाविकता क्या है, उसका नेचर कैसा है,
मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर से हमें वो कैसा मिल रहा है। तो यदि हम किसी की भी बात कर रहे हैं, कि सॉइल की बात कर रहे हैं या वाटर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो नेचर है वो नेचर वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यदि हम बात करें कि इनहेरिटेंस की हम बात करें, तो ये जरूर हो सकता है कि वो यदि उसकी डेंसिटी में या उसके और दूसरे बिहेवियर में चेंज आ सकता है, सॉइल भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, लेकिन जो नेचर से जो मिला है, जो उसका नेचर है वो फिक्स होगा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो सभी सॉइल के कॉमन होंगे, मोस्टली कॉमन होंगे। और यदि उस सॉइल से यदि वो सालों बीत जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएगी, सालों बाद भी उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो वही रहती है। यदि हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट का काम क्या है, प्लांट को क्या चाहिए, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। और उसके लिए यदि एक प्लांट से यदि हम उसके बीज से दूसरा प्लांट भी बना, एक उसका बीज हम लेते हैं और उसे हम यदि सॉइल में डाल के और उसको उगाएंगे, तो क्या वो कोई दूसरा प्लांट बनेगा? नहीं बनेगा। वही प्लांट उगेगा जिसका वो बीज है, जिसकी वो सीड है। इसका मतलब जो नेचर है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, कि जो प्लांट था उसी तरीके का तो दूसरा प्लांट उगेगा। यदि हम उसका बीज लेंगे, कोई नया तरीके का तो उगेगा नहीं। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन नेचर वही रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, वही नेचर वही कैरेक्टरिस्टिक वो दूसरे जनरेशन में भी आएंगे। तो ये प्लांट ऑर्डर हो गया। एनिमल ऑर्डर में भी यही है, वो भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर जो रिप्रोडक्शन होता है उससे जो मतलब जो भी उनके भी जो बच्चे होंगे उनमें भी वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो यानी कि स्वाभाविकता, अनुव्रता, ये दो चीजें जो है, स्वाभाविकता का मतलब है उनके कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, और अनुव्रता या इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि वो जनरेशन टू जनरेशन वो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, वो बदलते नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं कि हमारे में भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स की आती है, बिहेवियर आता है। जैसे हम एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा। तो वो ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, यदि हमारे घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, वैल्यूज की बात करती है, एथिक्स की हमारे घर में बात होती है कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, तो हमारा नेचर वैसा ही हो जाएगा। फिर हम आगे जनरेशन टू जनरेशन हम भी इसी तरीके से उनको ज्ञान देंगे। तो यानी कि ये जो है इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, की जनरेशन टू जनरेशन वही बिहेवियर आगे तक जाना। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वही यदि जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये चारों ऑर्डर से आपको बतानी पड़ेगी, मटेरियल से, प्लांट से, एनिमल से और ह्यूमन से। ठीक है, ह्यूमन ऑर्डर से। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज passed down from one generation to another generation within the sum order। अब सम ऑर्डर मतलब यदि हम मटेरियल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो यदि मटेरियल ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा और वो वही जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। यदि हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में भी होता है, उसी का जैसा प्लांट उगेगा उसी में वही कैरेक्टरिस्टिक होंगे। एनिमल की बात करते हैं तो वो भी जनरेशन टू जनरेशन उनकी कैरेक्टरिस्टिक वही होगी। तो ये अल्टीमेटली हमें चारों ऑर्डर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इनमें सबसे जो सुपीरियर चीज क्या है, ह्यूमन ऑर्डर, क्योंकि ह्यूमन ऑर्डर जो है वो वैल्यूज की भी बात करते हैं और उसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, न्यू आइडियाज की भी बात करते हैं। और यदि कोई पर्सन है, यदि न्यू आइडियाज की बात करते हैं तो उनकी जनरेशन टू जनरेशन भी क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। यानी कि वो जो बिहेवियर है, वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पास हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपको चारों ऑर्डर एक्सप्लेन करने होंगे, ये आप अच्छे से समझ लेना। तो अपनी कॉपी में अपने तरीके से आप इसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हमें बताना है कि होलिस्टिक परसेप्शन या होलिस्टिक डेवलपमेंट किसको कहते हैं एट ऑल लेवल्स। होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी
एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है वो 4 लेवल्स कौन कौन से हैं। एक तो है सेल्फ। सबसे पहले हम यदि हम वैल्यूज की बात करें तो हम अपने आप की वैल्यूज को ठीक करते हैं, माई सेल्फ, ठीक है, हार्मनी इन माई सेल्फ। फिर बात आती है फैमिली की। तो फैमिली में हम आपस में यदि बहुत रेस्पेक्टफुली केयर सपोर्ट इन सबको, इन सारी वैल्यूज को फॉलो करते हुए यदि हम चलेंगे तो फैमिली में एक अच्छा रिलेशन बनेगा। सबसे पहले तो हम अपने आप से अच्छा रिलेशन बनाएं, उसके बाद फैमिली से, फिर फैमिली से बहुत सारी जब फैमिलीज होती है तो उससे बनती है सोसाइटी। तो वो जो फैमिलीज हैं, जो सब लोग अच्छा सोचते हैं, तो जो सोसाइटी बनेगी वो भी कैसी बनेगी, एक पॉजिटिव थॉट के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सारी फैमिलीज, सोसाइटी में जितनी भी फैमिलीज होंगी वो सब मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगी। यानी कि पॉजिटिविटी सबसे पहले सेल्फ से स्टार्ट होती है, सेल्फ देन फैमिली देन सोसाइटी, और फोर्थ बात आती है नेचर। जो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया नेचर के बारे में, तो वो नेचर में हार्मनी कब रह सकती है, जब ये बाकी 3 लेवल्स जो है ये हमारे सही होंगे। सबसे पहले हमारे में हार्मनी होनी चाहिए, तब जाके हम दूसरे को अच्छे से हम समझा सकते हैं, या उनके अब जो हमारे रिलेशन है दूसरे के साथ अच्छे तभी हो सकते हैं जब हम में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फैमिली में यदि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग कब हुई, जब आप में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो आपने और लोगों को भी पॉजिटिव चीज़ें सिखाई, वैल्यूज़ के बारे में बताया। फिर जब फैमिली मेंबर्स में वैल्यूज़ के बारे में समझ में आ गया कि हाँ हमें इस तरीके से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, तो राइट अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ एक्सप्लोजर, वो सारी चीज़ें जब इनको पता हुआ तभी जाके एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। और जब सोसाइटी अच्छी बन जाएगी तब जाके वो सोसाइटी जो है यूनिवर्स की या नेचर की बात करेंगे कि हमें नेचर को भी अच्छा रखना है, और कैसे हम चारों जो ऑर्डर्स हैं, जो मैंने आपको चारों ऑर्डर बताए, चाहे वो मटेरियल ऑर्डर हो, चाहे वो प्लांट ऑर्डर हो, एनिमल ऑर्डर हो या ह्यूमन ऑर्डर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी बैलेंस होंगी जब ये तीनों सिस्टम जो है, यानी कि वैल्यूज को हम फॉलो करेंगे, तभी जाके हम नेचर को बैलेंस कर सकते हैं। यदि हमें सोचने की एक पॉजिटिव थॉट ही नहीं होगी, हम में खुद में ही हार्मनी नहीं होगी, तो हम दूसरे को कुछ सिखा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो चारों लेवल्स हैं, यानी कि इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इन चारों चीज़ों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि वो जो डेवलपमेंट है दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। और जो हमारा परसेप्शन होगा वो कैसा होगा, होलिस्टिक परसेप्शन होगा, जिसमें चारों में एक बहुत अच्छी तालमेल है, एक अच्छी हार्मनी है, ठीक है। और यदि हम कोई भी टेक्नोलॉजी, यदि हम कहें होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी को, कुछ भी हम यदि काम कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए। यदि कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज ये फुलफिल्स रियल नीड, जो हमारी एक्चुअल हमारी जरूरतें हैं उसको हमें पूरा करना चाहिए, यानी ना कि हमें केवल पैसे की वजह से हम कर रहे हैं, वो पेड़ काट रहे हैं या जानवरों को मार रहे हैं, तो वो हमारी रियल नीड थी नहीं, लेकिन हमने क्या करा, हमने लालच में आके उन चीज़ों को, नेचर के जो पूरा जो सिस्टम है नेचर का, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना, तभी जाके हम कह सकते हैं कि होलिस्टिक टेक्नोलॉजी है। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ट्रू डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड एट ऑल लेवल। चारों लेवल्स और ऑल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि वो जो चारों ऑर्डर मैंने आपको बताए हैं उन ऑर्डर्स में हार्मनी रहनी चाहिए, और हार्मनी रहते हुए यदि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तब वो डेवलपमेंट है होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। और पीपल फ्रेंडली, यानी कि किसी को, हम ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान ना पहुंचाए, एनिमल्स को भी नुकसान ना पहुंचाए, हम किसी को, सबके लिए एक है ना, एक जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, सब लोग खुश रहे और काम भी हमारा चलता रहे। जो एक्चुअल नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली हो, और जो है ट्रू डेवलपमेंट हो। ये सब चीजें जब होंगी इन सब लेवल्स में और उन 4 ऑर्डर्स में, then the system is holistic, and that technology, that development is known as holistic development.
तो आज ये चैप्टर यूनिट 4 जो है वो यूनिट 4 कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने आपको बताया हार्मनी इन नेचर। तो नेचर के साथ कैसे हम हार्मनी रख सकते हैं, तो इसमें आप ये ध्यान रखना, ये चारों ऑर्डर्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि नेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये चारों ऑर्डर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, और डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे भी घुमा के आए, लेकिन आपको ये चारों ऑर्डर्स याद रखने हैं, और इनके बीच में जो मैंने डायग्राम बताया था, इनके बीच में जो रिलेशन बताया था, उसका आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।